वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन हियर कम सौरभ कुमार और मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आज पीपीएस में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्लियरिटी होगा, काफ़ी जो है वो हेल्पफुल होगा और काफ़ी ज़्यादा आपके लिए जो है एकदम जैसे कहते हैं कि पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह जिस तरीके से आता है वो उसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो यस, आज का डेट, आज का जो आपका आज के डेट में जो मैं ये पेपर लेने जा रहा हूँ आपका पीपीएस का ब्रह्मास्त्र है ये, इसीलिए इसका नाम पीपीएस ब्रह्मास्त्र रखा गया है क्योंकि आपके सब्जेक्ट के लिए ये बिल्कुल ही बहुत इंपॉर्टेंट जो है कंटेंट्स कुछ लेकर के आया हूं मैं। आज देखिएगा कि आज की क्लास में जो है हम लोग पिछले 2022 के जो क्वेश्चंस हैं उसको रिपीटेडली मैं एकदम कट टू कट जो है एक एक क्वेश्चन का आंसर करने वाला हूं। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? क्योंकि ये रीसेंट टाइम का जो है क्वेश्चन हमेशा करके जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो कहीं ना कहीं 2022, 2021 या 2020 के रेफरेंस से लिया जाएगा। तो 20-21 का ऑलरेडी हमने कर रखा है, 2022 का मैं ये आपको क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ। इसमें इसको जो है आप लोग कर लीजिए, क्योंकि जो आपका 24 और 23 और 24 बहुत ज़्यादा रिसेंट हो जाता है, तो हो सकता है कि वो उसमें से क्वेश्चंस काफ़ी कम पूछे जाएं, बशर्ते जो पीछे वाले हैं उसमें 22 वगैरह का क्वेश्चन जो है 20, 21, 22 का क्वेश्चन ज़्यादा उसमें पुट किए जा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। और ये जो है आपके लिए मैंने शुरू कर दिया है। ये देखिए, आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो है आता है वो ऑब्जेक्टिव्स आता है। तो ऑब्जेक्टिव्स आपके 10 होते हैं और 10 ऑब्जेक्टिव्स को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। कैसे कैसे होता है देखिए, व्हाट फंक्शन इन सी इज टिपिकली यूज्ड टू ओपन अ फाइल। तो यहाँ पर सी, यहाँ पर याद रखिएगा कि जो सी में फाइल्स ओपन किए जाते हैं, वो जो सी में फाइल्स ओपन किए जाते हैं, वो जो यहाँ पर यूज़ होता है, सी के जो फाइल्स यूज़ होते हैं वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सी का जो फाइल है उसकी बात हो रही है। सी में जो फाइल ओपन होता है वो एफ ओपन्स होता है। देखिए मैंने ग्रीन भी कर दिया है, तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है। काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, ओपन है, एस स्ट्रीम है, स्ट्रीम, तो ये सारी चीज़ें, ये तीनों ही चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 2। आइडेंटिफाई द एरर इन दिस सी कोड। आइडेंटिफाई करना है। इंट मेन है ना, इंट मेन दिया हुआ है, फिर इंट नंबर दिया हुआ है और ये 100.5 दिया हुआ है। प्रिंटफ नंबर, अब ये नंबर क्या लेगा उस पर। अब आप देखिएगा कि इंट जब लिया हुआ इंट है, तो जब इंट है तो वो इंटीजर, केवल इंटीजर ही लेगा, है ना, वो केवल इंटीजर ही लेगा। तो इंटीजर जो आपका 100.5 है, तो ये पॉइंट वाला पार्ट छोड़ देगा, केवल 100 लेगा। तो ये जो है असाइनमेंट का प्रॉब्लम है, क्योंकि ये इंट में असाइन नहीं हो सकता है। तो ये जो है जो आपका एरर है वो इसमें इंट की जगह फ्लोट लेना पड़ेगा। तो जो इसमें ऑप्शंस है वो देख लेते हैं। असाइनिंग फ्लोट टू इंट, ये बिल्कुल सही है। रॉन्ग प्रिंटफ फॉर्मेट, ये गलत है। सिंटैक्स एरर गलत है। नो एरर, ये भी नहीं होगा। तो जो आपका, अगर मान लिया, ये गलत इसलिए नहीं है क्योंकि अगर इसके थ्रू भी अगर हम काम करते हैं तो जो रिजल्ट होगा वो 100 तो स्टोर करेगा ही करेगा, इसलिए यहाँ पर कोई इश्यू नहीं है। आपका केवल असाइनिंग फ्लोट इनटू इंट जो है ये आपका इसमें प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द सी कोड। यहाँ पे सी कोड दिया गया है और वहाँ पे पूछा गया है कि क्या आपका आउटपुट होगा। तो ये जो आउटपुट होगा, इंट मेन कैर सी ए, प्रिंट एफ %d सी रिटर्न। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो आपका रिटर्निंग है, ये जो आपका काम है, ये जो बेसिकली जो यूज़ हो रहा है, इसमें देखिएगा जो कैर सी है वो कैरेक्टर लिया गया है ए को। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर ए लिया गया है, तो इसका जो ए होता है, इसको अगर आप देखेंगे तो बाइनरी में जो है वो हम लोग इसको जो है ए जो है वो डेसिमल में अगर हम लिखें, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रिंटफ %d लिया गया है,
ये जो है ना ये %d लिया गया है, तो %d के हिसाब से ये जो रिटर्न करेगा वो एक इंटीजर रिटर्न करेगा। तो इंटीजर रिटर्न करेगा तो वो जो है डेसिमल में रिटर्न करेगा, और a का जो डेसिमल होता है वो 65 होता है। छोटा वाला अगर a होता तो उसका 97 होता, लेकिन यहाँ पर क्या है 65 होगा, तो ये वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड। ऑब्वियसली इंट एक कीवर्ड है, इंक्लूड कीवर्ड है, कैर कीवर्ड है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड इन सी। तो ये सी में जो फ्लोट है वो भी एक कीवर्ड है, लेकिन ये केवल सी में नहीं, ये कई सारे जगहों पे यूज होता है। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड अगर बोलते हैं तो यहाँ पर जो इंक्लूड है ये भी एक कीवर्ड है, कैर भी, ये प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट है, तो इसको हम लोग कीवर्ड नहीं लेते हैं, प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट लेते हैं। हालांकि जो आपका आंसर है वो आपका फ्लोट होगा। क्यों होगा? क्योंकि सी में जो है इंट, कैर और वो ज़्यादा यूज़ होता है, फ्लोट जो है आपका आंसर सही होगा। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज टू हैंडल रिकर्सन। अब रिकर्शन है तो डेटा स्ट्रक्चर की बात हो रही है। डेटा स्ट्रक्चर जो है इसमें होता है हमेशा, इसमें जो काम होता है वो लीफो पे काम होता है, लीफो बोलते हैं, जो कि स्टैक से रिलेटेड है। तो लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट है ना, ये जो है लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसलिए ये स्टैक होगा। विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज टू हैंडल रिकर्सन इन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टिव्स आर ट्रांसलेटेड बाय द विच टाइप। तो डायरेक्टिव्स जो होते हैं वो हमेशा प्री प्रोसेसर से रिलेटेड होते हैं, तो हमेशा प्री प्रोसेसर ही होगा, कोई कंपाइलर, लिंकर और ये सब नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है। तो डायरेक्टिव्स आर ट्रांसलेटेड बाय द प्री प्रोसेसर्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लूप कंस्ट्रक्ट दैट विल ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड वंस। तो यहाँ पर लूप को, ऐसा लूप जो कि एक बार नहीं बल्कि एक बार ही यूज हो, तो वो कौन सा होगा? तो फॉर बार बार यूज होता है, स्विच बार बार यूज होता है, व्हाइल बार बार यूज होता है। एक डू ही वाला ऐसा है जो कि जिसको कि हम एक बार यूज कर सकते हैं, एक बार जो है वो, क्यों? क्योंकि डू जैसा करेंगे कब तक करेंगे? व्हाइल तक करेंगे। तो ये जो लूप है ये आपका आंसर होने वाला है, तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इसको हम लोग बना देते हैं। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स विल द फॉलोइंग लूप एग्जीक्यूट। यहां पर देखिए फॉर का ऑप्शन दिया हुआ है, j इज इक्वल टू आई, सॉरी j इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू लेस देन 10, j इज इक्वल टू j माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर जो j का वैल्यू है वो j माइनस 1 से है। यहाँ पे j का वैल्यू जो है वो लिया गया है 1 से शुरू किया गया, यहाँ पे j माइनस 1 दिया गया। तो अब समझिए कि ये जो लूप जो है वो चलने वाला है, कितनी बार तक ये लूप चलेगा। तो यहाँ पर j इज इक्वल टू 1 है, पहली बार चला, क्या वो 10 से कम है? तो ऑब्वियसली 10 से कम है 1। अब यहाँ पे j इज इक्वल टू j माइनस 1 कर रहे हैं, तो 1 माइनस 1 होगा तो 0 हो जाएगा। फिर ये जब 0 होगा तो ये सीधे माइनस तक जा रहा है, तो ये लेस देन इक्वल टू हमेशा जो है ये लेस देन इक्वल टू 10 ही रहेगा। जब कम है हमेशा कम होते चला जा रहा है, तो ये लूप तो चलता ही चला जाएगा ना, इसलिए ये फॉर एवर होगा। ठीक है, तो ये तो बाकी की चीज़ें नहीं होंगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज अ मैक्रो, है ना। तो ये दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन के बदले जो है हम लोग क्यों मैक्रो यूज करते हैं? व्हाई इज अ मैक्रो यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ फंक्शन? तो इसलिए करते हैं क्योंकि रिड्यूसेस एग्जीक्यूशन टाइम, ये काफ़ी ज़रूरी है। ये रिड्यूसेस, ये हमेशा मैक्रो को इसलिए करते हैं क्योंकि हमेशा जो है वो काफ़ी जल्दी काम करता है और टाइम को रिड्यूस कर देता है, जिसके कारण हमें हमारे प्रोग्राम्स को ईजिली उसको जो है नोट डाउन हम लोग कर पाते हैं या ईजिली उसको हम लोग एग्जीक्यूट कर पाते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। ये याद रखिएगा, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। यहाँ पर देखिएगा कि जो आउटपुट है फॉलोइंग प्रोग्राम का, उसको यहाँ पर शो करना है।
है ना। तो ये मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में देखिएगा कि इंट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3 है। अब a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3 हो हुआ है। प्रिंट %d, अब यहां पर देखिएगा प्रिंट %d है a प्लस -3 और 5 है, और ये फिर a है ना। तो ये तीनों चीज़ दिया गया है। तो अगर पहले मान लिया कि अगर हम 3 को लेते हैं तो सबसे पहले अंदर वाला जो कोस्ट होता है स्मॉल ब्रैकेट उसका काम करते हैं। तो a प्लस इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे a प्लस इज इक्वल टू है ना, ये प्लस इज इक्वल टू है, ये याद रखिएगा, है ना। a प्लस इज इक्वल टू है, तो यहाँ पे a प्लस इज इक्वल टू अगर हम पहले 3 लेते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे हमने 3 लिया, इसका मतलब होता है a इज इक्वल टू a प्लस 3। अभी a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू जब हम लोग लिए हैं तब यहाँ पे 1 है वैल्यू, तो a इज इक्वल टू 1 प्लस 3, मतलब ये 4 हो जाएगा। ठीक है। अब उसी का केस अगर हम कॉमा है यहाँ पे 5 लेते हैं, तो 5 के केस में क्या हो जाएगा, 5 के केस में ये डेटा आपका रिजल्ट देगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 3 के साथ हो चुका है। एक के चलते क्या है, तो अभी a की जो वैल्यू अब a की वैल्यू अब मांग रहा है, तो a की वैल्यू क्या होगी, तो a की वैल्यू ऑब्वियसली यहाँ पे हो चुकी है 4, है ना, 4 हो चुकी है। अब यहाँ पर आइए, ये अंदर वाला कोस्ट का काम हो गया पूरा। अब बाहर से आइए, तो a इज इक्वल टू यहाँ पे है ना, a प्लस इज इक्वल टू, और उसके बाद यहाँ पे आया क्या, यहाँ पे 4 आया है हमारे पास। तो अब यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू a प्लस 4। a की वैल्यू कितना आई थी, 4, बाद में कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 8। तो दिस इज हाउ इट इज बीइंग ट्रीटेड, इसलिए 8 जो है दिस इज द राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है कि इस तरीके से ये काम करेगा। ठीक है, तो 8 विल बी द राइट आंसर। तो ये आपका 10 ऑब्जेक्टिव था जो कि हमने खत्म कर दिया है। 10 ऑब्जेक्टिव सही हो गया है आपका, है ना। अब देखिए, ये जो है आपका, ये क्या है, इवेल्युएट द इनर एक्सप्रेशन, जो मैंने अभी बताया उसी को यहाँ पे मैंने किया है। a प्लस इज इक्वल टू 3, तो उसी को करेंगे तो a प्लस 3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 3 4 आ जाएगा। 5 क्या होगा, 5 ये नहीं लेगा, क्योंकि मैंने कहा था 5 विल नॉट बी इवेल्युएटेड बिकॉज इट इज, सो इट विल बी डिस्कार्डेड। फाइनली a की जो वैल्यू है वो कितना आ गई, 4। इनर एक्सप्रेशन रिटर्न्स 4, तो इनर वाला जो एक्सप्रेशन है, जो अंदर वाला जो ये एक्सप्रेशन था, ये कितना देगा, 4 दे देगा, 4 दे देगा। ठीक है। अब बाद में देखिएगा कि जो आपका 4 है उसको किस तरीके से, द आउटर एक्सप्रेशन इज a प्लस 4, तो a की वैल्यू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 आ गई। तो इस तरीके से सॉल्यूशन जो है मैंने बनाया भी है, इसको दिखा दिया है, एकदम बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशंस है। इसको समझने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए कि पूरा का पूरा चीज़ अच्छे से हम लोग समझ पाएँ। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट जो है आपका वो कैसे होगा। अब आपका क्वेश्चन शुरू हो गया है, जो कि आपका जो क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव के बाद जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो सारे आ गए हैं, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये सब यहाँ पर आपको दिखेगा। तो अब ये जो क्वेश्चंस हैं उसको जो है हम लोग बनाते हैं, उसको कैसे करेंगे वो देखिए। व्हाट इज टाइप कास्टिंग इन सी लैंग्वेज। टाइप कास्टिंग क्या होता है सी लैंग्वेज में, वो चीज़ें बताई जा रही है। टाइप कास्टिंग क्या है, राइट अ सी प्रोग्राम दैट डेमोन्स्ट्रेट्स बोथ इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। मतलब अभी पहले टाइप कास्टिंग बताना है ना, पहले टाइप कास्टिंग पर फोकस करेंगे, फिर जो है हम लोग फोकस करेंगे इम्प्लिसिट टाइप पे, टाइप कास्टिंग, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग पर, और उसके बाद एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग पर। फिर उसके बाद एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग ईच कास्टिंग ऑपरेशन, उसमें भी बताएंगे क्या क्या होता है। तो टाइप कास्टिंग इन सी रिफर्स टू कन्वर्टिंग। अब यहाँ पर देखिए, इंट जो इंटीजर है उसको कैरेक्टर में लेना है, कैरेक्टर को इंटीजर में लेना है, या फ्लोट को इंटीजर में लेना है, वो यहाँ पर हम लोग टाइप कास्टिंग उसी को बोलते हैं कि जो हमारा डेटा टाइप है उसके सिनेरियो अगर चेंज करने हैं तो हम लोग उसको टाइप कास्टिंग के जरिए कर सकते हैं। तो टाइप कास्टिंग इन सी रेफर्स टू कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर। एक डेटा टाइप है उसको दूसरे में अगर हमको चेंज करना है, इंट को कैरेक्टर में करना है, कैरेक्टर को इंट में करना है, फ्लोट को इंट में करना है, इंट को फ्लोट में करना है, तो यहां पर हम लोग डेटा टाइप का जब भी चेंज करेंगे एक
कन्वर्ट करेंगे एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में, तब हमारा टाइप कास्टिंग का प्रयोग होता है। इट हेल्प्स इन परफॉर्मिंग ऑपरेशंस बिटवीन डिफरेंट डेटा टाइप्स एंड कंट्रोलिंग हाउ वैल्यूज आर इंटरप्रेटेड। बिल्कुल क्लियरली एकदम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कैसे करते हैं। आगे देखिए कि क्या होगा। देर आर टू टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में क्या होता है, ये जो है आपका टाइप प्रमोशन होता है, परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर। इट यूजुअली हैपेंस व्हेन अ स्मॉलर डेटा टाइप इज असाइंड टू अ लार्जर डेटा टाइप। तो ये तब होता है जब हमारा जो डेटा टाइप है वो यूजुअली हैपेंस व्हेन अ स्मॉलर डेटा टाइप इज असाइंड टू लार्जर डेटा टाइप। जब स्मॉलर डेटा टाइप में हो उसको लार्जर डेटा टाइप में करना है तो कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल इंट टू फ्लोट, ये हो गया आपका इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट में क्या होता है, डन मैनुअली बाय द प्रोग्रामर। सिंटैक्स जैसे न्यू टाइप और वैल्यू है। एग्जांपल में फ्लोट ए हमने लिखा है तो वेयर ए इज एन इंट, तो यहाँ पे फ्लोट ए लिखा है, फ्लोट को हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया है तो वो क्या ले लेगा, वो एज एन इंट उसको ले लेगा। तो इस तरीके से जो है काम होगा। यहाँ पे देखिए मैंने एग्जाम्पल भी दिया है। इंक्लूड studio.h, यहाँ पे जो है इंट मेन है, इंट वैल है, तो ठीक है, फ्लोट वैल है। तो इस तरीके से जो है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग की जाती है। और जहाँ पर देखिएगा फ्लोट वैल, यहाँ पर जो है ये आपका जो है प्रोग्रामिंग पार्ट है जिसमें कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग की जा रही है। इंट से फ्लोट में चेंज किया जा रहा है, फ्लोट वैल्यू को इंट वैल्यू में लिए जा रहा है। प्रिंट एफ इम्प्लिसिट कास्टिंग, इंटीजर वैल्यू % इंट वैल्यू, तो अब इंटीजर की वैल्यू ली जा रही। फ्लोट वैल्यू आफ्टर इम्प्लिसिट का, यहाँ पर जो है फ्लोट वैल्यू को दिया जा रहा है। अब एक्सप्लिसिट में आइए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसे इंट से फ्लोट में यहाँ पर चेंज हो गया है ना, इंट से फ्लोट में चेंज हो गया। वैसे ही एक्सप्लिसिट टाइप में देखिएगा फ्लोट वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू ही दे दिया है 5.75, राइट। तो अब इसको क्या कर रहा है, फ्लोट से इंट में चेंज करना है। एक्सप्लिसिट है ना, फ्लोट से इंट में चेंज करना है, तो इंट वैल्यू इंट फ्लोट, तो अब इंट को अंदर रख दिया फ्लोट, तो अब क्या होगा, वो इंट में चेंज हो जाएगा। जैसे ही इंट में चेंज होगा तो वो क्या हो जाएगा, सो देखिए प्रिंट एफ एक्सप्लिसिट कास्टिंग, प्रिंट एफ फ्लोट वैल्यू, अब प्रिंट एफ इंटीजर वैल्यू आफ्टर एक्सप्लिसिट कास्टिंग। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपको ले रहा है और उसको जो है फ्लोट में चेंज कर रहा है। यहाँ पे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में जो होता था इंट से फ्लोट में, फ्लोट वैल्यू लिया था हमने इंट वैल, द इंट वैल विच इज़ 5, तो जो इंट की वैल्यू थी वो थी 5, इज़ ऑटोमेटिकली प्रोमोटेड टू 5.0, है ना, 5.0, ये 5.0 में चेंज कर दिया गया। व्हेन असाइंड टू अ फ्लोट वैल्यू, जब ये फ्लोट वैल्यू को लिया जाएगा तो 5.75 था शायद, हाँ, तो 5.75 नहीं करके वो 5.0 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो इंट में चेंज हुआ है। तो इंट में ये वाला पार्ट नहीं लेता है, जब इंट में चेंज हुआ तो वो केवल 5 लेगा, और जब इसी को फ्लोट में लिखेंगे तो 5.0 हम लोग लिख सकते हैं। नो डेटा इज लॉस्ट, दिस इज अ सेफ कन्वर्जन, यहाँ पे डेटा लॉस नहीं है, कन्वर्जन बिल्कुल सेफ है, तो इसलिए जो है इसका वैल्यू को लिया गया है। यहाँ पे एक एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में फ्लोट टू इंट किया गया, तो यहाँ पे फ्लोट वैल्यू कंटेन्स 5.75 बाई कास्टिंग। अब यहाँ पे देखिए फ्लोट वैल्यू जब लेंगे तो ये वाला पार्ट 0.75 पे कॉन्सेंट्रेट होगा, तो बाई कास्टिंग इंट द डेसिमल पार्ट 0.75 इज ट्रंकेटेड नॉट राउंडेड, तो ये ट्रंकेटेड हो जाएगा, राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा, सो इंट वैल्यू बिकम्स 5। तो यहाँ पर जो है आपका वैल्यू हो जाएगा 5, क्योंकि इस पार्ट को वो नहीं लेगा, ठीक है। तो ये आपका इंटीजर में चेंज हो रहा है, ठीक। अब आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन है आपका, है ना, जो ये थ्योरी पार्ट है उसकी बात बता रहा हूँ, जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं। डेवलप एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट टू चेक दैट गिवन नंबर इज अ प्राइम। ऑब्वियसली कई बार मैंने इसको भी बताया है कि प्राइम नंबर कैसे होता है। तो यहाँ पे जो है इसकी हमने एल्गोरिदम, सबसे पहले क्या आप काम करना है, एल्गोरिदम लिखना है, फिर बाद में उसका फ्लो चार्ट बनाना है। तो एल्गोरिदम लिख दिया, स्टार्ट कर दिया, इनपुट द नंबर n इज लेस देन इक्वल टू 1 किया, देन प्रिंट नॉट प्राइम। ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू 1 है तो वो नॉट प्राइम प्रिंट करेगा, एंड गो टू स्टेप 8, स्टेप 8 में जाके स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर वो वैल्यू जो है सेट i इज इक्वल टू 2
जब i इज इक्वल टू 2 होगा, रिपीट वाइल i इज लेस देन n/2, तो जब n/2 होगा तब आपका वैल्यू ये सही रहेगा। इफ n% इज इक्वल टू 0, तब n/2 जो है, जब हम लोग लिखते हैं n% i लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो जो n% है ये आपका मॉड्यूलस में आएगा। ये क्या आ जाएगा, मॉड्यूलस चेक करेगा, है ना। तो ये मॉड्यूलस जब चेक करेगा तो i से हम लोग n को जो है i से हम लोग हमेशा क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो इसमें मॉड्यूलस क्या करता है, रिमाइंडर चेक करता है ना। ये रिमाइंडर चेक करेगा। कई बार ये क्वेश्चन हमने बताया है आपको। तो ये रिमाइंडर चेक करेगा। रिमाइंडर के कारण जो है आपको पता चलेगा कि रिमाइंडर अगर 0 हुआ तब जो है वो आपका नॉट प्राइम है, अगर रिमाइंडर 1 हुआ तो आपका प्राइम है। इफ नॉट डिवाइजर इज 5, इफ नो डिवाइजर इज फाउंड तो वो प्राइम है। तो फाइंड लूप, अब इसी एंड लूप कर देंगे और उसके बाद फिर जो है आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से इसका फ्लो चार्ट बनेगा। रीड n i इज इक्वल टू 2, i इज लेस देन n% i किया गया है। क्या जो नंबर हमने लिया है, मान लिया 5 हमने नंबर लिया है, 5% i की वैल्यू क्या है, i यहाँ पर से इज इक्वल टू 2 है मान लिया, है ना। तो i तो मतलब 5 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 2 या 4, 1 बच जाएगा। तो ये क्या होगा, ये रिमाइंडर हो गया। तो 1 बच रहा है, इसका मतलब क्या है, ये प्राइम नंबर है। तो ये प्राइम नंबर हो जाएगा क्योंकि ये खुद से और उससे डिविजिबल है। तो यहाँ पर जो है आपका रिमाइंडर बच रहा है। तो 5% i इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका इज इक्वल टू 0 आया, नहीं आया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है यहाँ पर नीचे फॉल्स आ जाएगा। उसके बाद फिर से वो चीज़ें रिपीटेड हो जाएंगी और उसके बाद वो i+1 पर चेक करेगा। इसी तरीके से वो वैल्यू चेक करते चले जाइए और पता चलते जाएगा कि जो i की वैल्यू है वो प्राइम है या प्राइम नहीं है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड एल्गोरिदम और उसी का फ्लो चार्ट बना हुआ है। हमेशा पूछा जाता है, तो आप लोग इसकी तैयारी ठीक से कर लें, है ना। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ कैरेक्टर एरे एंड अ स्ट्रिंग इन सी। यहाँ पे देखिएगा कैरेक्टर एरे के बारे में पूछा गया है एंड अ स्ट्रिंग इन सी। सी में स्ट्रिंग के बारे में पूछा गया है। राइट अ सी प्रोग्राम दैट टेक्स अ स्ट्रिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड काउंट्स द नंबर ऑफ वॉवेल्स। तो यहाँ पे वॉवेल्स का भी पता करना है ना, नंबर ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट इन इट, और डिफरेंस भी लिखना है ना। तो सबसे पहले हमने डिफरेंस लिख दिया, फीचर्स में लिख दिया डेफिनेशंस, है ना। तो ये जो है आपका डेफिनेशंस है। क्या है, कैरेक्टर एरे का अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है, जबकि स्ट्रिंग में क्या होता है, अ कैरेक्टर एरे टर्मिनेटेड बाई। तो ये इसमें आ जाएगा। नल टर्मिनेटर होता है, मतलब मे और मे नॉट इंक्लूड नल। अब इसमें क्या है, ऑलवेज एंड्स विथ अ नल, है ना। यूजेस क्या है, यूज टू स्टोर रॉ कैरेक्टर्स, यूज फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग टेक्स्ट। तो इस तरीके का पूरा डिफरेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया है। याद रखिएगा कि ये जो पीडीएफ है ये भी आपको मिलने वाला है। इसके सारे पीडीएफ जो है वो मैं आपको डलवा दूंगा, ये आपके पास जाने वाला है। आप यहाँ पे समझ लें कि किस तरीके से किस चीज़ को कैसे करते हैं। ये आपके पास आपके जो आपका एप्लीकेशंस है उस एप्लीकेशन में ये मैं डालवा दूंगा। तो इससे क्या होगा कि आपके पास ये चीज़ें हमेशा रहेंगी, आप उसको देख भी सकते हैं। एग्ज़ाम के पहले एक बार ज़रूर देख करके जाएं ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है ये आपका डिफरेंस हो गया। अब सी प्रोग्राम टू काउंट वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ वॉवेल्स पता करने हैं, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स पता करने हैं। तो वो कैसे करेंगे हम लोग, इंट मेन लिखा, कैर स्ट्रिंग है ना इज इक्वल टू 100, कैर स्ट्रिंग 100 वो हमने ले लिया आपका एक बल्क, है ना। i इज इक्वल टू 0, वॉवेल्स इज इक्वल टू 0, कॉन्सोनेंट्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये चीज़ें ले ली है। अब इनपुट करा रहे हैं स्ट्रिंग, एंटर अ स्ट्रिंग। यहाँ पर f गेट्स स्ट्रिंग साइज ऑफ str_sdn, यहाँ पे सेफर इनपुट मेथड है ये। फिर लूप थ्रू यहाँ पे while स्टेटमेंट लेके चलेंगे, क्या स्ट्रिंग i जो है वो इक्वल टू नल है कि नहीं है, वो चीज़ें हम लोग देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आगे चलेंगे तो कैरेक्टर जो है वो चेक करेंगे कि वो क्या वो केस सेंसिटिव है या केस सेंसिटिव नहीं है। मतलब ये कि ये छोटा वाला ये लिखा हुआ है, बड़ा वाला ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। तो A एंड CH, तो उसको कैरेक्टर्स में डालेंगे और कैरेक्टर से चेक करेंगे, चेक इफ इट्स अ लेटर। तो यहाँ पर वो चीज़ देखेंगे और उसके बाद वो देखें कि ये वाला A है, A E I
ओ यू सब चीज़ है इसमें कि नहीं है, तो यही वॉवेल्स होते हैं, तो ये वॉवेल्स होते हैं, इसको देख लिया, इसका हमने डाल दिया। अब ये सारी चीज़ें हैं तो ठीक है, नहीं अगर हैं ए आई ओ यू नहीं है, ए ई आई ओ यू अगर नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो कांस्टेंट है, तो सारे के सारे कांस्टेंट हो जाएंगे, तो उसको छोड़ करके बाकी के कांस्टेंट हो जाएंगे। तो आउटपुट रिजल्ट क्या है, प्रिंट वॉवेल्स, तो वॉवेल्स के लिए यहाँ पर पूरा नंबर प्रिंट हो जाएगा, और कॉन्सोनेंट्स तो बाकी के कॉन्सोनेंट्स होंगे, मतलब 26 लेटर में अगर ये ए ई आई ओ यू 5 लेटर हटा दिए जाए तो 21 लेटर कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे। तो उसी के हिसाब से ये पूरी की पूरी प्रोग्राम रन करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ सी प्रोग्राम दैट रीड्स एन इंटीजर नंबर्स एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कि राइट अ सी प्रोग्राम दैट रीड्स एन इंटीजर्स, यहाँ पे एन इंटीजर्स लिया गया है ना, एन इंटीजर नंबर्स एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पे देम है ये, है ना, ये देम है, इसको ध्यान में रखिएगा, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग सिलेक्शन शॉर्ट। सिलेक्शन शॉर्ट करना है, सिलेक्शन शॉर्ट के लिए जो है हम लोगों के पास पूरा एल्गोरिदम है, उसी को हम लोग यूटिलाइज करेंगे प्रोग्राम में। तो इंट मेन, इंट एरे, ये जो है मिनिमम इंडेक्स और टेम्परेचर लिया हुआ है, सॉरी टेम्पररी वैल्यू लिया हुआ है, इनपुट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग स्कैनफ लगाएंगे, इनपुट एलिमेंट्स है, प्रिंटफ एंटर %d इंटीजर्स, तो ये हम लोगों ने कर लिया है। अब इसके बाद जो है हम लोग सी प्रोग्राम पूरा का पूरा देखेंगे कि फॉर लूप चलाया हमने, फॉर लूप चलाएंगे तो ये चीज़ें होंगी, स्कैनफ एरे सिलेक्शन सॉर्ट, फॉर आई इज इक्वल टू ये मिन इंडेक्स, फॉर जे इज इक्वल टू i+1। अब यहाँ पे फॉर लूप लगेगा, एरे का जो है उसको हम लोग चेक करेंगे कि क्या वो एरे जे जो है वो छोटा है मिनिमम इंडेक्स से या नहीं है। उसके बाद फिर वो चेक करके फिर हम लोग स्वैप कर सकते हैं, जो कि मिनिमम इंडेक्स इज इक्वल टू आई है या नॉट इक्वल टू आई है। ठीक है, उसके बाद टेम्पररी एक वैल्यू लेंगे, टेम्पररी वाले में फिर उसमें डाल देंगे हम लोग, है ना, एरे आपका फ्री हो जाएगा, फिर एरे में ये डाल देंगे, एरे मिन इंडेक्स डाल देंगे, फिर मिन इंडेक्स फ्री हो जाएगा, मिन इंडेक्स में यही टेम्प डाल देंगे, तो वैल्यू आपस में एक्सचेंज हो जाएगी। तो आउटपुट स्टोर्ड, यहाँ एक्सचेंज वाली चीज़ें कई बार भी मैंने बताई भी है पहले भी। तो आउटपुट जो है वो क्या आएगा, वो इस तरीके का आउटपुट आपको देगा, जो कि शॉर्टेड असेंडिंग एरे में है, जो कि फॉर लूप लगाएगा, फिर एरे को प्रिंट करेगा, और इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है वो रन करेगा। तो आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ कैन यू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ अ स्ट्रक्चर यूजिंग पॉइंटर। अभी आप याद रखिएगा कि कैसे एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ स्ट्रक्चर यूजिंग पॉइंटर। पॉइंटर को यूज़ करते हुए जो स्ट्रक्चर्स है वो किस तरीके से बनाया जा सकता है। राइट अ प्रोग्राम दैट क्रिएट्स अ स्ट्रक्चर। अब इसी में एक प्रोग्राम भी लिखना है जिसमें कि स्ट्रक्चर को क्रिएट करना है, किसका, स्टूडेंट का। uses pointers to access and modify the student's name। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ स्टूडेंट बनाने जिसमें कि स्टूडेंट का नेम को मॉडिफाई करे और उसका मार्क्स को मॉडिफाई करे, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो काफ़ी कुछ क्वेश्चन में है, कॉन्सेप्चुअल है, काफ़ी चीज़ें इसमें बतानी पड़ेगी। तो इसमें जो बताई गई चीज़ें वो देखिए, accessing structure elements using pointers in C. In C, if you have a pointer to a structure, you can access its members using the arrow operator. Obviously, ये arrow operator जो है आपका यूज़ हो सकता है। सिंटैक्स क्या है इसका देखिएगा, स्ट्रक्ट स्टूडेंट हमने बना लिया, कैर नेम लिख लिया, है ना, जो कि नेम लेगा, इंट मार्क्स लिख लिया। अब स्ट्रक्ट स्टूडेंट 1 जो है S1 से हम लोग चलेंगे। अब यहाँ पर S1 ले लिया हमने, PTR S1 ले लिया, फिर PTR मार्क्स 90 ले लिया यूजिंग पॉइंटर्स टू मॉडिफाई, इसको मॉडिफाई भी करना है। फिर उसके बाद प्रिंट F में जो है %s ले लिया, PTR जो है उसको चेक करेंगे, ये आपका फ्रेंड फंक्शन जो है वो यूटिलाइज कर लिया है ना, एरो के चलते हैं। एक्सेस नेम वाया पॉइंटर, सी प्रोग्राम टू एक्सेस। अब मॉडिफाई कैसे करेंगे हम लोग, तो इसका सी प्रोग्राम पूरा लिख दिया हमने, डिफाइन स्ट्रक्चर कर दिया, स्टूडेंट को डिफाइन कर दिया, कैर नेम 50 ले लिया, जो हम लोग पिछले बार किए हैं उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा है हमने। फिर स्ट्रक्ट स्टूडेंट है, यहाँ पे स्टूडेंट का डिटेल एंटर कर रहे हैं, ऑब्वियसली एंटर स्टूडेंट्स नेम है, साइज है
है ना। उसके बाद फिर उसका जो है एक नया लाइन में जो है हम लोग पॉइंटर नेम डाल रहे हैं नए तरीके से, क्योंकि मॉडिफाई करना है डेटा बाद में। फिर प्रिंटफ करेंगे, स्टूडेंट मार्क्स लेंगे और ये मार्क्स को फिर हमने एंटर भी करा दिया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने एंटर करा दी। अब इसके बाद मॉडिफाई कर रहे हैं, तो मॉडिफाई किसको करना है, मार्क्स को करना है। तो यहाँ पे प्लस मार्क्स प्लस इज इक्वल टू 5, मतलब जो मार्क्स है याद रखिएगा, मार्क्स प्लस इज इक्वल टू का मतलब क्या होता है, मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स प्लस 5, मतलब ये 5 नंबर और उसमें ऐड करने हैं। तो जितना भी मार्क्स था पहले उसमें ये 5 नंबर और ऐड हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली मॉडिफाई हो जाएगा। इसीलिए जो आउटपुट है वो स्टूडेंट डिटेल्स के नाम में फिर से उसी चीज़ को डाल लेंगे। तो वो जो आपका जो भी पहले, अगर मान लिया पहले का मार्क्स अगर 40 था, है ना, मार्क्स 40 था, तो अब क्या हो जाएगा, तो मार्क्स इज इक्वल टू 40 प्लस 5, दैट बिकम्स 45। तो ये इस तरीके से रिजल्ट आपको दिखेगा। ठीक है, एक्सप्लेन द पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म। अब ये देखिए क्वेश्चन है पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म। कई बार मैंने डिस्कस भी किया है पैरामीटर की कैसे पास कराते हैं वैल्यू, है ना। तो पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म को यूज़ करना है सी लैंग्वेज विथ एग्जाम्पल। अब यहाँ पर देखिए, इन सी पैरामीटर्स कैन बी पास्ड टू फंक्शंस यूजिंग 2 मेन मैकेनिज्म। 2 मैकेनिज्म है, एक है पहला पास बाय वैल्यू, आपको दूसरा पास बाय रेफरेंस भी है, दोनों चीज़ें हैं। इसको डिस्क्राइब कर दिया कि अ कॉपी ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर इज पास्ड, चेंजेस मेड इनसाइड द फंक्शन डू नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल वेरिएबल। ठीक है, ये चीज़ें आप लिख देंगे, एकदम बिल्कुल काम चल जाएगा। और उसके बाद उसको हमने जो मार्क्स बाई यहाँ पर वैल्यू दिया है, पास बाई वैल्यू दिया है, तो यहाँ पर जो पास बाई वैल्यू है उसका एक एग्जांपल दे रहे हैं। कैसे, वो वॉइड मॉडिफाई x इज इक्वल टू एक्स प्लस 10, फिर उसके बाद यहाँ पे हमने चेंज किया और उसके बाद प्रिंटफ करा करके उसके बाद हम लोग इंट मेन ले रहे हैं, a इज इक्वल टू 5, मॉडिफाई कर रहे हैं आउटसाइड द फंक्शंस, इसको ले रहे हैं और आउटपुट जो है अब क्या होगा, जो x इज इक्वल टू हमने 10 लिया था, अब क्या होगा x प्लस 10, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू हो जाएगा 15, आउटसाइड द फंक्शन a इज इक्वल टू 5, तो a इज इक्वल टू जो 5 है वो चीज़ उसमें ऐड हो गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको करनी है प्रोग्रामिंग में, याद रखेंगे, है ना। अब देखिएगा, ये वाली चीज़ें हमने कर ली है। अब देखिए पास बाय रेफरेंस, पास बाय वैल्यू हो गया, पास बाय रेफरेंस सिमुलेटेड यूजिंग पॉइंटर्स है, डिस्क्रिप्शन है, द एड्रेस ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर इज पास। यहाँ एड्रेस जो है, एड्रेस ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर इज पास, चेंजेस मेड इनसाइड द फंक्शन। सो इनसाइड द फंक्शन है, उसमें ये चेंजेस की जाती हैं इनसाइड द फंक्शन, डायरेक्टली अफेक्ट द ओरिजिनल वेरिएबल। यहाँ पे इंक्लूड किया studio.h, void modify int star x इज इक्वल टू स्टार x प्लस 10 हमने कर दिया। printf इनसाइड फंक्शंस, ये आपका %d है, स्टार x है, int main int a 5 मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग करने वाले हैं वो है प्रिंट, तो यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अब जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 15, a इज इक्वल टू 15, तो ये सारी चीज़ें जो है वो दोनों तरीके से की गई है, यहाँ पे पास बाय वैल्यू से भी और पास बाय रेफरेंस से भी, जहाँ पे एड्रेस को केवल पास किया गया है। नया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट फिबोनाची सीरीज। अब यहाँ पे फिबोनाची सीरीज करना है, कई बार हमने आपको बताया भी है क्वेश्चन में फिबोनाची सीरीज क्या होता है। तो यही सारे क्वेश्चन जो है जनरली पूछे जाते हैं, वो ध्यान रखना है कि कहाँ पर हम लोगों से क्या पूछा गया है और कौन कौन सी चीज़ें हम लोग लिख सकते हैं। आपको इसीलिए मैंने विद सॉल्यूशन सारी चीज़ें ला के दी हैं, ताकि आपको कहीं कोई इश्यू नहीं हो। एग्ज़ाम टाइम है, एग्ज़ाम टाइम में आप बिल्कुल से रिलाई नहीं कर सकते हैं कि आप नया चीज़ कुछ पढ़ें। जो चीज़ें आपको बताई गई है उस पर फोकस कीजिए और उसी को आपको एग्ज़ाम में लिखना होगा, क्योंकि आप नया चीज़ पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए प्लीज़ डू नॉट मेक श्योर दैट यू शुड नॉट रीड एनी न्यू थिंग्स। आपको जो दिया गया है ये सारी चीज़ें आपको पहले से कराई गई हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत भी क्लास देखा होगा तो ये सारी चीज़ें आपको नई नहीं लगेंगी, तो ये सारी चीज़ें आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन जो है आपका है राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट फिबोनाची सीरीज, है ना। तो फिबोनाची सीरीज है, फिबोनाची सीरीज के लिए यहाँ पे देखिए सी प्रोग्राम फिबोनाची सीरीज है, रिकर्सिव फंक्शन है टू कैलकुलेट रिकर्सिव फंक्शन है टू कैलकुलेट द सीरीज
कैलकुलेट द फिबोनाची नंबर, तो यहाँ पे इंट फिबोनाची लिख दिया, इफ n इज इक्वल टू 0 रिटर्न एल्स n इज इक्वल टू 1, रिटर्न 1 एल्स रिटर्न फिबोनाची। तो यहाँ पे ये चीज़ें कर दी गई है ताकि आपका ये फिबोनाची सीरीज जो है वो आ जाए। इंट मेन इंट एन आई एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स, अब यहाँ पे टर्म्स को एंटर करेंगे, कौन कौन सा चीज़ है, तो उसके लिए स्कैनएफ करा लिया हमने, फिबोनाची सीरीज अप टू %d टर्म्स। अब जितना भी आप टर्म्स दे रहे हैं, nth टर्म देंगे आप, nth में आप 20 टर्म्स देंगे, 50 टर्म्स देंगे, जो भी देंगे उतना तक का पूरा आपका जो फिबोनाची सीरीज है वो जनरेट हो जाएगा। फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस printf %d फिबोनाची, printf रिटर्न 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हाउ इट वर्क्स। तो फिबोनाची सीरीज क्या करता है, आपको द फंक्शन फिबोनाची रिकर्सिवली रिटर्न्स द nth फिबोनाची नंबर। तो अब यहाँ पे फिबोनाची नंबर है, यहाँ पे हम लोग 0 दे रहे हैं, फिबोनाची 1 दे रहे हैं, फिबोनाची n दे रहे हैं। तो जैसे फिबोनाची n देंगे तो n-1 प्लस फिबोनाची n-2, ये दोनों चीज़ें होंगी। द लूप मेन कॉज दिस फंक्शन ईच टर्म, तो हर टर्म के लिए ये तीनों चीज़ें वो करेगा। फिबोनाची क्या है, फिबोनाची में 1 क्या है, और उसके बाद n-1 और n-2 ये दोनों चीज़ें करेगा। तो काफ़ी अच्छा है, किस तरीके से ये काम करता है वो भी मैंने आपको लिख के दे दिया है। एक्सप्लेन द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इन सी। ठीक है, तो अभी जो है डिफरेंट कैटेगरीज बतानी है, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो ऊपर में हम लोग लिखते हैं इंक्लूड, conio.h, studio.h, तो उसकी बातें हो रही है। इन सी प्रोग्रामिंग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर कमांड्स दैट आर प्रोसेस्ड बाय सी प्रोसेसर बिफोर द एक्चुअल कंपाइलेशन बिगिंस। तो एक्चुअल कंपाइलेशन बिगिन होने के पहले जो है वो सारी चीज़ें चेक कर ली जाती है कि भैया इंक्लूड डाला या नहीं डाला। दीज डायरेक्टिव स्टार्ट्स विथ द सिंबल एंड डू नॉट एंड अप विथ अ सेमीकोलोन। तो ये जो है सेमीकोलोन से एंड नहीं करता है। कैटेगरीज ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इन सी, मैक्रो डेफिनेशंस यूज्ड टू डिफाइन कंस्ट्रेंट्स और मैक्रोज, सिंटैक्स हैज़ डिफाइंड मैक्रो नेम वैल्यू। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। एग्जाम्पल में देखिए डिफाइन पाई का वैल्यू जो है वो डिफाइन कर दिया हमने, तो ये भी आपका प्री प्रोसेसर में आता है। पाई इज इक्वल टू 3.14। डिफाइन स्क्वायर, तो x इंटू एक्स जो है वो आपका वैल्यू है, तो ये भी डिफाइन इस तरीके से भी प्री प्रोसेसर को डिफाइन कर सकते हैं। फाइल इंक्लूजन क्या होता है, इंक्लूड वाला होता है, जैसे इंक्लूड फाइल नेम, जैसे टेल्स द कंपाइलर टू इंक्लूड कंटेंट्स ऑफ अनदर फाइल। सिंटैक्स में इंक्लूड फॉर सिस्टम हेडर्स, ये सिस्टम हेडर डाल सकते हैं जो हम लोग जनरली करते हैं, इंक्लूड conio.h, studio.h, या इंक्लूड फाइल नेम भी कर सकते हैं फॉर द यूज़र डिफाइंड। अगर यूज़र डिफाइंड आपने हेडर्स कुछ बनाने हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन कुछ बनाया है तो उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड माई header.h। तो माई header.h जब हम लोग लिखते हैं तो इसका मतलब ये हमने यूज़र डिफाइंड है, ये हमने अपने आप से क्रिएट किया है। ठीक है, कंडीशनल कंपाइलेशन है, यहाँ पे देखिएगा इफ़, हैश इफ डेफ, हैश इफ एंड डेफ, एल्स, एलिफ, तो ये सब सारी चीज़ें जो है दी गई हैं। ये सारा जो है आपका कंडीशनल कंपाइलेशंस है, ये सब आपका प्री प्रोसेस स्टेटमेंट्स में ही आता है। ठीक है, डिफाइन डिबग, अब ये चीज़ें भी डिफाइन की गई हैं, ये सारी चीज़ें जो है आपका प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट्स में ही आता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसमें भी समझने के लिए, जहाँ पर मैंने हर चीज़ को डिफाइन दिया है। कॉमन डायरेक्टिव्स है, हालांकि ये पार्ट काफ़ी चूँकि ये ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते हैं तो यहाँ पर पूछे गए हैं। यहाँ पर जब पूछे गए हैं तो मुझे ध्यान आया कि मैंने जब आपको पढ़ाया था उस समय मैं इतने डिटेल में उसमें नहीं गया हूँ, तो यहाँ पर मैंने पूरे डिटेल में आपको सारी चीज़ें बता दी है प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट्स के बारे में। प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट्स के बारे में हमने बहुत ज़्यादा डील क्लासेस के दौरान नहीं किया था। यहाँ पर आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा कि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कॉमन डायरेक्टिव्स है, इफ़ चेक्स अ कंडीशन इज़ ट्रू, इफ डेफ में इफ डेफ जो है वहाँ पे देखिए इफ डेफ भी लिया है, क्या करता है, चेक्स इफ अ माइक्रो इज डिफाइंड। इफ एंड डेफ है, चेक्स इफ माइक्रो इज नॉट डिफाइंड। हैज एल्स, हैज ई लीफ या हैज एंड इफ क्या करता है, कंट्रोल ऑल्टरनेटिव्स है। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर्स में आती हैं। ठीक है, मैक्रो अनडिफाइंड है, अब ये देखिएगा कि मैक्रो अनडिफाइंड है, तो ये मैक्रो अनडिफाइंड में देखिएगा रिमूव्स, यहाँ पे देखिए मैक्रो अनडिफाइंड है, रिमूव्स अ प्रीवियसली डिफाइंड मैक्रो। तो एग्जांपल में हैज़ डिफाइंड टेम्प 100 लेते हैं,
या अनडिफाइंड लेते हैं टेम्प, तो उसको भी हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। मिसलेनियस डायरेक्टिव्स में देखिए जो प्रैग्मा है वो क्या यूज़ होता है, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस टू द कंपाइलर है ना, सप्रेस वार्निंग भी देता है ये, है ना, PRAGMA जो है प्रैग्मा वो इस तरीके से होता है। एरर क्या है, एरर से भी प्रोड्यूसेस अ कंपाइलेशन एरर विथ अ मैसेज, तो जब मैसेज होगा तो जो कंपाइलेशन होगा तो उसमें एरर के साथ बताएगा, एक मैसेज के साथ जाएगा। हैश लाइन क्या होता है, चेंजेस लाइन नंबर एंड फाइल नेम फॉर एरर रिपोर्टिंग, तो अब एरर रिपोर्टिंग के में जब भी होगा तो इस हैश लाइन से होगा कि किस लाइन में कौन सा एरर है, वो चीज़ें डिफाइन करेंगी। एग्जाम्पल में रिमूव सब प्रीवियसली डिफाइंड मैक्रो, प्रैग्मा वार्निंग डिसेबल 4996, एरर दिस कोड शुड नॉट बी कंपाइल्ड, तो ये सारी चीज़ें जो है इससे पता चलेगा कि प्री प्रोसेस स्टेटमेंट क्या यूज़ हुआ है। ठीक है, मूव करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 में। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन, स्ट्रक्चर क्या होता है, यूनियन क्या होता है, कई बार मैंने बताया है, तो इसको डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अगर जो लोग पूरा का पूरा आप नहीं पढ़ पा रहे हैं C++, तो केवल और केवल इन क्वेश्चनों को भी आप करके चले जाते हैं तो पासिंग मार्क्स तो बहुत अच्छे से ला सकते हैं, मतलब 50-60 नंबर आपके कहीं नहीं जा रहे हैं। तो इतना है कि आप इस पर्टिकुलर पेपर से कई सारे क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन, डिफाइन डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन इन C, बोथ स्ट्रक्चर्स एंड यूनियंस आर यूजर डिफाइंड in C that allows grouping of variables of different types. However, they differ in memory allocations and data handling. तो अब क्या क्या है इसमें चेंजेस वो देखिए। ये पूरा का पूरा मैंने डिफरेंस कर दिया है कि मेमोरी एलोकेशन के बेस पे, साइज के बेस पे, एक्सेस के बेस पे, यूसेज के बेस पे, तो वो जो है एलोकेशन सेपरेटली करता है, ये एलोकेशन ऑफ मेमोरी सारे मेंबर्स के साथ करता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, इसको आप लोग ज़रूर देख लें कि टोटल साइज़ क्या है, all members can store different values when all data fields are needed at once, तो ये uses है, जबकि यहाँ पे क्या होता है when only one field is used on time। तो ये कई सारी चीज़ें इसमें मैंने बताई हैं, इसको आप लोग देख लें, है ना। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ही बता दिया स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिख दिया, इंट ID, फ्लोट मार्क्स, ये आपका जो है एग्जाम्पल हो जाएगा। इंट मेन स्ट्रक्ट स्टूडेंट 1,92.5, यहाँ पे printf है, %d मार्क्स, और ये सब सारी चीज़ें हमने लिख दी। अब इसके बाद जो है ये चीज़ें एग्जीक्यूट हो सकती हैं, ये एक स्ट्रक्ट के लिए है। ठीक है, यूनियन का क्या है, यूनियन डेटा, यूनियन हम लोग आगे ऐड करते हैं तो उससे पता चलता है कि ये यूनियन का एग्जाम्पल है। यूनियन डेटा इंट I, इंट f, फ्लोट f, इंट मेन, यूनियन डेटा d। अब उसके बाद देखिएगा d.i, d.f लिया, ओवरराइट्स di, मतलब क्या है कि ये जो di लिखे थे 10 था, अब df कर दिए तो वो 5.5 से वो रिप्लेस कर देगा, है ना। तो यहाँ पे अनडिफाइंड है, जबकि ये चीज़ें पूरी आपका यूनियन ये बता रहा है कि ये यूनियन है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर विद इन अ स्ट्रक्चर विथ एन एग्जाम्पल। एक्सप्लेन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर होना, है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्ट्रक्चर के अंदर भी स्ट्रक्चर है। तो एक्सप्लेन स्ट्रक्चर विद इन अ स्ट्रक्चर विथ एन एग्जाम्पल, ये चीज़ें हैं। स्ट्रक्चर विद इन अ स्ट्रक्चर इन C, उसको कहते हैं हम लोग नेस्टेड स्ट्रक्चर बोलते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर जो है वो नेस्टेड स्ट्रक्चर होता है। या फॉर के अंदर फॉर तो नेस्टेड फॉर, इफ़ के अंदर इफ़ तो नेस्टेड इफ़, उसी तरीके से स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर नेस्टेड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो in a C, structure within a structure, also called as nested structure, allows one struct to be used as a member of another struct. This is useful for representing complex and models in a clean and hierarchical way. Syntax क्या है, struct date, int day, int month, int year, ये सारा आपका syntax बना दिया गया है। अभी सिंटैक्स में देखेंगे कि स्ट्रक्ट स्टूडेंट का देखेंगे तो इस तरीके से आपका कैर नेम, इंटरॉल, स्ट्रक्ट डेट DOB ले लिया, स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर ले लिया, इंक्लूड आपका जो है ये देखिए जो studio.h है उसमें हमने डिफाइन कर दिया नेस्टेड स्ट्रक्चर को। कैसे, तो डेट डे, स्ट्रक्ट डेट, इंट डे, इंट मंथ, इंट ईयर, तो ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर में हमने डिफाइन कर दिया है। ठीक है, प्रिंट करा दिया डेट DDMM और YY में, है ना। इनपुट डेटा करा दिया, तो ये सारी चीज़ें इनपुट करा दी गई। ठीक है, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ वगैरह इनपुट करा दिया गया, रिटर्न 0, ख़त्म। तो
तो ये सारी चीज़ें जो है आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। कैसे काम करता है, स्ट्रक्ट डेट डिफाइंस अ सेपरेट स्ट्रक्चर, ये सेपरेट स्ट्रक्चर बना रहा है। अ स्ट्रक्ट स्टूडेंट इंक्लूड्स अ स्ट्रक्चर डेट एज अ मेंबर, एक्सेसिंग नेस्टेड मेंबर इज डन यूजिंग डॉट नोटेशन, जो कि मैंने लिया है SDOB, जो आपने लिया है डेट ऑफ वो जो है डे लिया है, फिर मंथ लिया है और ईयर लिया है, तो DDMMYY इसी के चलते आता है। ठीक है, तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा आगे कि जो आपका क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन इन डिटेल हाउ टू एक्सेस वन डायमेंशनल एरे। याद रखिएगा कि जो आपको जो क्वेश्चन पैटर्न है उसमें आपके पास थोड़ा ऑप्शन भी होता है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसमें 2 क्वेश्चन होंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है तो उसमें 2 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें भी A और B होगा। तो ऐसे करीबन 7 क्वेश्चन होते हैं और 9 क्वेश्चन होते हैं और उसमें सब में AB होता है। और जो क्वेश्चन नंबर 9 होता है उसमें 4 अलग से डेफिनेशंस रहते हैं, वो 4 उसमें 4 पार्ट छुपे रहते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से आपको आंसर करना पड़ेगा। एक्सेसिंग वन डायमेंशनल, अब यहाँ पे कहता है कि डिटेल हाउ टू एक्सेस वन डायमेंशनल एरे यूजिंग पॉइंटर्स। तो वन डायमेंशनल एरे के लिए हम लोग को प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक्सेसिंग वन डायमेंशनल एरे यूजिंग पॉइंटर्स, इन सी एरेज एंड पॉइंटर्स आर क्लोजली रिलेटेड, द नेम ऑफ द एरे एक्ट्स as a pointer to the first element and you can use pointers to access manipulate array elements। अब यहाँ पे देखिएगा अंडरस्टैंडिंग एरेज एंड पॉइंटर्स है। एरेज का एरे नेम एज पॉइंटर, एरे नेम ट्रीटेड एज अ पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट इन द एरे, एरे इज इक्विवेलेंट टू एर। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। फिर एक्सेसिंग एरे, एरे को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, पॉइंटर अरिथमेटिक, ये सारे पॉइंट वाइज आपको करके लिखने होंगे और फिर उसका एक एग्जांपल दीजिएगा, तो इट विल गिव यू अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर्स। तो वो एग्जामिनर्स कहता है अच्छा किसी भी पार्ट को उसने छोड़ा नहीं है, सब कुछ आंसर किया है, तो कहीं पर भी नंबर काटने का मौका आप नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेन फंक्शंस लिखा, इसमें सारी चीज़ें डाल दी। ठीक है, और उसके बाद फिर एक प्रोग्राम हमने लिख दिया पूरा, प्रिंट एरे, फॉर लूप लगा दिया, प्रिंट एफ और प्रिंट स्टेटमेंट लगा दिया, है ना, पॉइंटर अरिथमेटिक के रूप में, अल्टरनेटिवली यूजिंग पॉइंटर इंडेक्सिंग, ये सारे आपने प्रोग्राम लिख दिए और इसका जो है पूरा आपको प्रोग्राम लिख दिया। बस इतना ही काफ़ी है। आउटपुट क्या आ रहा है, सो देखिए, एरे एलिमेंट्स यूजिंग पॉइंटर, तो पहला एलिमेंट लिया 10, 20, 30, 40, 50, 5 एलिमेंट लिया। एरे एलिमेंट्स यूजिंग पॉइंटर इंडेक्सिंग, तो वही चीज़ें जो है इंडेक्सिंग कर दिया गया, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 10, 20, 30, 40, 50। तो वैसे ही 10, 20, 30, 40, 50 जो है वो एलिमेंट्स एरे एलिमेंट्स यूजिंग पॉइंटर है और यहाँ पे एरे एलिमेंट्स यूजिंग पॉइंटर इंडेक्सिंग है। तो दोनों आपको दिखेगा, वैसा ही दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। पॉइंटर इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं वो भी है, इंट स्टार PTR है array, here pointer is a pointer that pointer to the first element of the array, dot the expression r is the same as r0। तो ये चीज़ याद रखनी है। पॉइंटर अरिथमेटिक क्या होता है इससे पता चलता है, फिर पॉइंटर इंडेक्सिंग वो अब बता देंगे, तो ये आपका एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन नंबर 12 है ये, है ना। टोटल करीबन आपका 18 क्वेश्चन 19 क्वेश्चन या रहता है, 18 क्वेश्चन के आसपास होगा। राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स द सम ऑफ इवन ऑड नंबर सेपरेटली। कई बार ये सब प्रॉब्लम्स हमने किया है ना। तो वेयर नेचुरल नंबर्स 1 to n लेंगे हम लोग, वेयर डिस्प्ले बोथ सम एट द एंड, तो सम दोनों का जो सम है वो भी करना है। सी प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स सम ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स ऑफ एन, प्रोग्राम ऑफ सम ऑफ इवन, इंट ले लिया, इंट मेन ले लिया, इंट एन ले लिया, इवन सम ले लिया, और उसके बाद जो है इनपुट द फॉलोइंग ऑफ एन, एंटर द वैल्यू करा दिया, वाइल लूप ले लिया और वाइल से फिर चेक करेंगे क्या वो नेचुरल नंबर है या नहीं है, क्या वो डिविजिबल, इफ़ i% 2 = 0 है तब तो ठीक है, और उसके बाद फिर वो नहीं है तो क्या है, ऑड है। तो ये अगर है तो इवन है, नहीं है तो ऑड है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया गया है। फिर वहाँ पर उसका रिजल्ट है, एंटर द वैल्यू ऑफ n, 10 दे दिया, सम ऑफ द इवन नंबर्स, तो 1 to 10 के बीच में जो आपका इवन नंबर्स 1 to 10 जो है वो क्या है, तो सम ऑफ द इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, तो सम ऑफ द इवन नंबर्स जितने भी इवन नंबर्स हैं उसका जो सम है वो 30 है। सम ऑफ ऑड नंबर्स, जब ऑड नंबर्स है 1 to 10, ये आपका इवन नंबर्स था वो ऑड नंबर है, तो यहाँ पे
25 होगा। तो 30 और 25 ये दीज आर द टू आंसर्स विच हैज़ बीन फाउंड आउट। ठीक है, आगे देखते हैं हाउ इट वर्क्स। यूजर इनपुट, द प्रोग्राम टेक्स इंटीजर एज एन इनपुट, अपर लिमिट है ये, फिर वाइल लूप लगाया, द लूप स्टार्ट्स विद, अगर मान लिया वो प्रोग्राम नहीं समझ में आता है तो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। वाइल लूप दे दिया, द लूप स्टार्ट्स विथ आई एंड कंटिन्यूज अंटिल आई इज लेस देन एन। इफ आई इज इवन, अगर आई इवन है तो इवन को ऐड करेगा, ऐड करता चला जाएगा। इफ आई इज ऑड तो ऑड को ऐड करेगा। तो ये दोनों चीज़ें हो रही हैं। आउटपुट आफ्टर द लूप फिनिशेस द प्रोग्राम प्रिंट्स द सम ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पे हो चुकी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, सॉर्ट द फॉलोइंग क्विक नंबर विद यूजिंग क्विक शॉर्ट। तो क्विक शॉर्ट से इसको करना है। क्विक शॉर्ट एल्गोरिदम क्या कहता है? क्विक शॉर्ट इज अ डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिदम है। क्या है ये? डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिदम। इट वर्क्स बाय सेलेक्टिंग अ पाइवोट एलिमेंट, एक पाइवोट एलिमेंट ले लिया जाता है फ्रॉम द एरे एंड पार्टिसिपेटिंग। ये क्विक शॉर्ट मैंने आपको बताया हुआ है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। वन विद द एलिमेंट्स लेस दैन द पाइवोट, वन विद द एलिमेंट्स ग्रेटर दैन द पाइवोट, it is recursively applies the same logic to the sub arrays। तो यहाँ पे देखिएगा कि तीनों को ध्यान से कि यहाँ पर क्विक शॉर्ट एल्गोरिदम यूज हुआ है, किस तरीके से ये काम कर रहा है वो भी चीज़ें हैं। ठीक है, स्टेप्स ऑफ क्विक शॉर्ट, चूज द पाइवोट एलिमेंट, पहले पाइवोट एलिमेंट लेते हैं, फिर पार्टीशन लेते हैं, उसके बाद रिकर्सिवली उसको अप्लाई करते हैं। तो ये तीनों है जो कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ। ये आपका क्या है? डिफरेंट स्टेप्स। अब सी प्रोग्राम लिख रहे हैं, फंक्शन टू ऑपरेट द पार्टीशन ऑपरेशन। तो यहाँ पे इंट पार्टीशन, अभी इसको पाइवोट लिया और उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग? इंट लो 1, इंडेक्स ऑफ द स्मॉलर एलिमेंट लिया इंट लो 1। उसके बाद देखिएगा फॉर इंट लो इज जे इज इक्वल टू लेस देन, तब चूंकि फॉर लूप ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है फॉर लूप में? इफ करंट एलिमेंट इज स्मॉलर देन इक्वल टू पाइवोट, तो करंट एलिमेंट जो पाइवोट एलिमेंट है उससे अगर स्मॉलर है तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ पे एरे लगाएंगे और उस आई प्लस प्लस में स्वैप करा देंगे, है ना। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि स्वैपिंग बढ़िया से हो जाए। तो इंट टेम्प है, एरे वाली चीज़ खाली हो गई, एरे में जो है एरे जे चला गया, एरे आई में एरे आई खाली हुई, एरे जे में चला गया, फिर एरे जे खाली हुई, एरे जे में यही टेम्प आ जाएगा वापस। तो ये सारी चीज़ें जो है इसी को स्वैपिंग, इसमें जो है ये क्या हो रहा है? स्वैपिंग हो रहा है ना, ये स्वैपिंग होता है। तो स्वैप एरे अगर लगाते हैं इंट टेम्प, तो यहाँ पे भी जो है हाई पर लगाया, ये हमने यहाँ पर हमने स्वैपिंग लगाया था एरे आई और एरे जे के बीच। यहाँ पे हमने लगा दिया है एरे आई प्लस 1 पे, मतलब उसका जो हमारा एरे मिला पहला एलिमेंट उसके बाद वाला एलिमेंट। तो ये चीज़ें होंगी, उसको भी हमने इसी तरीके से किया है। फिर बाद में देखिएगा कि जो क्विक शॉर्ट फंक्शन है वो लगा दिया। तो क्विक शॉर्ट फंक्शन जो है एरे इंट लो इंट लाई पार्टीशन ऑफ द एरे गेटिंग पाइवोट इंडेक्स, प्रिंट द एरे आफ्टर ईच आइटरेशन। तो यहाँ पे आइटरेशन के बाद प्रिंट करेगा वैल्यू। तो जैसे ही प्रिंट करेगा तो रिकर्सिवली शॉर्टिंग हो जाएगा और शॉर्टिंग हो करके आपका वैल्यू जो है पहले था जो एरे था वो 23, 15, 36 कैसे भी था, राइट। तो अब जब जैसे ही शॉर्ट करेगा तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले वो 23 और 15 में से इसमें से चेक करेगा, जो स्मॉलर है उसको पहले करेगा। तो पहला वाला जो आपका होगा प्रिंट एफ इंट एरे, ये जो है उसी तरीके से फाइनल शॉर्टेड एरे कैसे लिया जाएगा? तो वो चीज़ें जो है यहाँ पे दिखाई गई है कि जो आपका वैल्यू है वो फाइनल शॉर्ट करके प्रिंट एन सॉर्टेड है। क्यों? क्योंकि इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 1, आई प्लस प्लस करके जो है सारे वैल्यू को चेक किया जाएगा और उसके बाद जो है वैल्यू निकाला जाएगा। इसमें में देखिएगा कि पार्टीशनिंग किस तरीके से हुआ है उसको भी मैंने दिखाया है, हाउ इट वर्क्स। द पाइवट एलिमेंट इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, है ना। तो वो पाइवट एलिमेंट लिया गया है एक और उसके बाद उस लास्ट एलिमेंट को चेक किया गया, फिर रिकर्सिव शॉर्टिंग की गई और आउटपुट आफ्टर ईच आइटरेशन लिया गया। ये तीनों चीज़ें की गई है और उसी के अनुसार जो आउटपुट है इनिशियल एरे आपका ये था। तो अब ये दोनों में चेक होगा, 15 और 23 में से चेक होगा। तो ऑब्वियसली जो 15 है वो छोटा है। पाइवट एलिमेंट यहाँ पर जो सबसे लार्जेस्ट है वही लिया गया है, सबसे लास्ट वाला लिया गया है, अब उससे वैल्यू लिया जाएगा, है ना। तो फर्स्ट पार्टीशनिंग में जो है पाइवोट को 37, यहाँ पे 37 लिया गया। एरे आफ्टर पार्टीशनिंग तो 13, 15, ये 23, 15, 36 इस तरीके से है। सेकंड पार्टीशनिंग में पाइवोट को क्या किया गया? पाइवोट को जो है 11 लिया गया। क्यों 11 लिया गया? क्योंकि पहला तो 37 लास्ट वाला था, उसके साथ मैचिंग कराई गई। तो अब यहाँ पर जब पाइवोट एलिमेंट लिया गया तो एरे आफ्टर पार्टीशनिंग क्या आ जाएगा? 11, 15, 36, 23। तो यहाँ पर ये जो है ये चीज़ें
क्या की गई, रिप्लेस किया गया ना, इसको ये 11 से यहाँ पे आ गया, ये यहाँ से यहाँ चला गया। तो उसी तरीके से जो है सेकेंड पार्टीशनिंग हुई है। उसके बाद थर्ड पार्टीशनिंग पाइवट को लिया गया 23 को। अब फाइनल शॉर्टेड एरे क्या आएगा, 11 आ गया, फिर 15 आ गया, फिर 23 आ गया। तो चीज़ें पूरी जो है आपका सीरियल वाइज जो है वो शॉर्ट हो चुकी हैं। तो ये इसीलिए किया जाता है ताकि आप ठीक तरीके से पार्टीशनिंग हो, तब उस पर काम होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में आइए। डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप कंस्ट्रक्ट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सी। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट ऑफ लूपिंग है, तो लूपिंग कई सारे हमने पढ़े हैं। फॉर लूप है, डू वाइल लूप है ना, वाइल है, फिर उसके बाद इफ़ है, तो कई सारे हैं। तो उसमें ये सारी चीज़ों को हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इन सी प्रोग्रामिंग लूप्स आर यूज टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स। तो मल्टीपल टाइम्स करेंगे, जैसे फॉर लूप यहाँ पे लिया, फॉर लूप यहाँ पर चलाया हमने। ए डेफिनेशन है, ए फॉर लूप इज़ व्हेन यू नो इन एडवांस हाउ मेनी टाइम्स यू नीड टू एग्जीक्यूट। तो ये फॉर लूप इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर लूप का एग्जाम्पल दे दिया है ना। फॉर लूप का एग्जाम्पल देने के बाद फिर एक्सप्लेनेशन में आया कि इनिशियल जो है इंट आई किया गया, फिर उसके बाद किस तरीके से वो फॉर लूप काम कर रहा है वो है। तो इसी तरीके से आउटपुट जो है 1 2 3 4 5 आया है। वाइल लूप लेंगे, वाइल लूप में फिर डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसका एक एग्जाम्पल देंगे, और ये एग्जाम्पल है उसका, है ना, प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 5 यूजिंग वाइल लूप। फिर उसके बाद ये वाइल लूप है, एक्सप्लेनेशन देंगे, तो उसका जो है वाइल लूप के थ्रू भी वो काम करेंगे। तो कंडीशन चेक किया, इंक्रीमेंट चेक किया, 1 2 3 4 5 इसमें भी आ गया। डू वाइल लूप करेंगे तो उसके में भी उसका एक डेफिनेशन देंगे, और उसके बाद फिर उस प्रोग्राम को करेंगे। तो यहाँ पर वही है, वाइल का प्रयोग किया गया है, और उसके बाद फिर उसमें जब कंडीशन होगा, इंक्रीमेंट देंगे, तो आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 4 5 आएगा। तो ये सारी चीज़ें, ये तीनों तरीके जब हमने इस्तेमाल किए तो पता चला कि सबका वैल्यू एक ही आ रहा है। तो सारी रिपीटेटिव जो जितने भी लूप्स हैं वो सही से काम कर रहे हैं। तो मेन जो लूप था वो हमने इसमें बता दिया है। एस्पेक्ट फॉर लूप का, वाइल लूप का और डू वाइल लूप का, तो ये डिफरेंस भी हमने इसमें दे दिया। कई बार पूछा जा सकता है फॉर लूप वाइल लूप में अंतर बताइए, या वाइल लूप और डू वाइल लूप में अंतर बताइए। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको करके दे दिया है। व्हेन कंडीशन इज चेक्ड, यूजेस, लूप कंट्रोल और एग्जाम्पल यूज केस, जो है ये चारों चीज़ें मैंने बेसिस रखा है, और उसके अनुसार ये सारे जो आपके डिफरेंसेस है वो मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया। कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप इसको पढ़ें, इसको समझें, और कहीं कई बार मैंने भी आपका थियोरी पार्ट में भी इसको एक्सप्लेन किया है। तो आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ दीज थिंग्स आर वर्किंग टुगेदर। ठीक है, समरी ऑफ द यूज केसेस है। फॉर लूप क्या होता है, बेस्ट सिचुएशन वेयर व्हेन यू नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइटरेशंस है। एग्जांपल, आइटरेटिंग ओवर एन एरे विद द फिक्स साइज। वाइल लूप क्या है, बेस्ट फॉर सिचुएशंस वेयर यू डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स द लूप शुड एग्जीक्यूट, बट द कंडीशन नीड्स टू बी चेक्ड बिफोर ईच आइटरेशंस। तो ये सारे कंडीशंस होंगे। एग्जाम्पल है डू वाइल लूप का, वो सारी चीज़ें हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर डू वाइल में क्या होता है कि आपका बेस्ट व्हेन द लूप शुड ऑलवेज एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस इफ द कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है ना। तो इसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये पूरा समरी हमने दे दिया कि क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें जब आप दे देते हैं तो कोई पार्ट आपने छोड़ा नहीं है, किसी भी आंसर को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ा है, तो कहीं से भी एग्जामिनर आपका मार्क्स नहीं कट कर सकता है। ठीक है, हम लोग जब मार्किंग करते हैं या कई बार जो है हम लोग आप ही लोगों का जब पेपर चेक करते हैं वो इसी हिसाब से चेक करते हैं कि कहीं पर क्या स्टूडेंट कुछ छोड़ रहा है मौका हमें नंबर काटने का। एक चीज़, दूसरी चीज़ कि अगर स्टूडेंट सब कुछ दे रहा है और सही दे रहा है, इसका मतलब हम लोग का स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट अच्छा है। जब कॉन्सेप्ट अच्छा है तो उसको फुल मार्क्स दिया ही जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। राइट शॉर्ट नोट्स है, शॉर्ट नोट्स लिखना है। फाइल हैंडलिंग फंक्शन, आपका शॉर्टेज क्लास, बिट वाइज ऑपरेटर, स्विच स्टेटमेंट, ये चारों जो है आपका शॉर्ट नोट्स इस पर बताना है। तो फाइल हैंडलिंग फंक्शंस देखिए, इन सी फाइल हैंडलिंग इन सी प्रोग्राम्स रीड्स एंड राइट डेटा इनटू फाइल्स। तो ये फाइल्स में काम करता है। सी प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस फॉर हैंडलिंग फाइल्स विच इंक्लूड्स इन द हेडर फाइल। द फाइल हैंडलिंग फंक्शन इंक्लूड ऑपरेशंस सच एज ओपनिंग, रीडिंग, ओपनिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, क्लोजिंग है। तो ये सब सारे फाइल्स में ही होते हैं। ठीक है, की फीचर्स है। तो अब एफ ओपन क्या काम करता है, एफ क्लोज क्या काम करता है,
वो सारी चीज़ें मैंने बता दी। एफ गेट सी है तो ये भी जो है आपका फंक्शंस है, ये जो है आपका एफ गेट सी, एफ पुट सी, वो किस तरीके से काम करता है, हर चीज़ को मैंने डिफाइन कर दिया, हर चीज़ को लिखा है, कहीं भी मौका नहीं दिया है कि कोई मार्क्स कहीं पर कट सके। इसी तरीके से आपको भी लिखना है। स्टोरेज क्लास इन सी क्या होता है, स्टोरेज में देखिए ऑटो होता है ना, तो वो कैसे काम करता है, तो उसका मैंने एक सिंटैक्स भी दे दिया। अच्छा, एक लाइन का सिंटैक्स है ये, ऑटो इंट ए इज इक्वल टू 5, तो ऑटो इज एम्प्लाइड फॉर लोकल वेरिएबल्स, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये इसको डिफाइन कर दिया। रजिस्टर्स कहाँ पे यूज़ होते हैं वो मैंने बता दिया, तो रजिस्टर्स है उसका भी मैंने एक सिंटैक्स दे दिया। फिर स्टैटिक है उसका भी मैंने क्या किया है, एग्जांपल दे दिया है, और एग्जांपल यहाँ पर लिख भी दिया है, और उसको एक सिंटैक्स भी दे दिया कि वॉइड फंक्शन है, स्टैटिक इंट काउंटर ले लिया, काउंटर को प्लस प्लस किया और प्रिंटफ लगा दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर बिट वाइज ऑपरेटर्स इन सी आइए, तो बिट वाइज ऑपरेटर्स इन सी है, इसमें बिट वाइज ऑपरेटर्स इन सी आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस इन बाइनरी फंक्शंस। तो ये पूरा चीज़ मैंने आपका डेफिनेशंस लिख दिया। उसी पर डेफिनेशन के बाद देखिएगा तो कि जो कि बिट वाइज ऑपरेटर्स है, जैसे बिट वाइज एंड हो गया उसको लिख दिया, उसका एक एग्जांपल दे दिया है ना, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं उसके। उसके बाद बिट वाइज और है, तो और देखिएगा यहाँ पर जो और ऑपरेशन जो यूज़ होता है उसको हम लोग जो है इस तरीके से लिखते हैं, और उसके बाद a इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे बाइनरी नंबर जो 5 का है वो हमने दे दिया है, ताकि और में ये किस तरीके से काम करता है। रिजल्ट a बाई b है, तो इसको और कंडीशंस लगाया है इसमें, तो यहाँ पे और का जो रिजल्ट है वो भी मैंने शो कर दिया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। बिट वाइज जॉर है वो भी है यहाँ पर, तो उसको जो है बिट वाइज जॉर को किस तरीके से वो काम करता है, तो वहाँ पे देखिए मैंने जॉर कंडीशंस यहाँ पे लगाया है। इंट जो रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आएगा वो ये चीज़ आएगा, ठीक है। इसी तरीके से बिट वाइज नॉट भी है, जब नॉट लगाया जाता है तो आगे नेगेशन लग जाता है ना, ऐसे करके नेगेशन होता है। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पे मैंने लगाया है, तो इंट रिजल्ट जो है वो बाइनरी नेगेटिव 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेगा। उसी तरीके से लेफ़्ट शिफ्ट है, ये देखिए लेफ़्ट शिफ्ट का प्रयोग होता है ना, तो लेफ़्ट शिफ्ट में क्या है कि A5 है, तो अब लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे, तो लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे तो बाई 1 हो जाएगा लेफ़्ट शिफ्ट, तो इंट रिजल्ट जो है ये लेफ़्ट शिफ्ट के अनुसार काम करेगा। तो इसी तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हैं। राइट शिफ्ट करेंगे तो राइट शिफ्ट राइट तरफ एरो होता है, ये वाला है ना, तो 2 डेसिमल यहाँ पर ले जाएगा राइट डेसिमल में, तो A राइट शिफ्ट 1। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन आपका हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए समरी ऑफ की पॉइंट्स मैंने लिख दिया है कि भाई स्टोरेज है तो ऑटो का, रजिस्टर का, स्टैटिक का, एक्सटर्न का, ये कैसे काम करेगा। फिर बिट वाइज ऑपरेटर कैसे काम करेगा वो चीज़ें मैंने बता दी। स्विच स्टेटमेंट इन सी भी है ना, तो स्विच स्टेटमेंट का पूरा दे दिया। फिर स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स हमने दे दिया कि कैसे काम करता है। फिर स्विच स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन दे दिया कि एक्सप्रेशन केस द वैल्यू इज यूजुअली एन इंटीजर और कैरेक्टर टाइप, तो ये पूरी चीज़ें मैंने लिख दी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको बड़े लाभदायक चीज़ें हैं आपके लिए। फिर उसका इंटरमेन दे दिया, पूरा का पूरा प्रोग्राम लिख दिया, केस 1 दे दिया, क्योंकि आपका ये जो स्टेटमेंट है ना वो एक्सप्रेशन बेस्ड होता है, केस उसमें लगते हैं, ब्रेक लगते हैं, ये 5 पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे उसमें काम करते हैं। तो केस 1 दे दिया हमने। अब केस 1 के अनुसार, केस 2 के अनुसार, केस 3 के अनुसार क्या क्या काम होगा, और एक तो डिफ़ॉल्ट होता ही होता है। तो ये आपका स्विच केस का है। फिर रिटर्न कर दिया, आउटपुट जो है यहाँ पे नंबर 2 आ गया। तो आई होप कि आपके पास जो है सारी चीज़ें आ गई हैं। टोटल स्लाइड्स जो है मैंने आपको दिखा दिया है, पूरा का पूरा सॉल्व क्वेश्चन कर दिया है मैंने आपको। ये पूरा जब काम आप लोग कर लेते हैं तो हर चीज़ यहाँ पर आपके सामने विजुलाइज है। ये पूरा का पूरा जो PDF है वो भी आपको जा रहा है। तो मैंने बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया है आपसे, 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा में सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। आप ये देखिए कि आपके लिए ये कितना बेनिफिशियल है। ये काफ़ी ज़्यादा जो है, चूँकि प्रीवियस ईयर पेपर है तो इसी तरीके के क्वेश्चन आगे भी आने वाले हैं। तो अगर आप ये करके जाते हैं तो नो डाउट कि इसमें से करीबन 50 to 60% क्वेश्चन नहीं आएंगे, 50 to 60% जरूर इसमें से रहेंगे। तो प्लीज़ गो थ्रू वंस फॉर इट, और उसके बाद इसमें से जितने भी क्वेश्चंस आप कर पाते हैं उसको कोशिश कीजिए, जो आपको नहीं आता है उसको रीराइट कर लीजिए, उसको देखिए कि आप कहाँ कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पर आपको जो है दिक्कतें आ रही है, और उस चीज़ को पॉइंट आउट करके सॉल्यूशन भी इसीलिए मैंने दे दिया है ताकि आपको किसी से कोई पूछने की ज़रूरत ना पड़े, और एकदम बिल्कुल टाइम कम है तो उसके अनुसार आप एकदम बिल्कुल लग जाइए। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट for having this class and maintaining decorum of this class.
please try to understand the facts of this class, and then if you have any issues, you can always come to me. Thank you guys, thanks a lot. We'll meet in the next coming classes to have a proper definitions with a different thing. Thank you, and once again all the best to you so that you can have your good exams. Thank you.